राजू जी ने मौलिक अधिकारों की एक पृष्ठभूमि हमारे सामने रखी, उनका एक संक्षिप्त परिचय दिया कि मौलिक अधिकार क्या हैं। उसमें मैं और अधिक नहीं कहूँगा, क्योंकि जितना उन्होंने कहा है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, और संविधान में जो शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे और 44 में संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा लिया गया और केवल 6 अधिकार इस समय हमारे पास हैं। और मोटा मोटा हम सब लोग मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों, आवश्यकता किसके लिए। यहाँ से जब मैं अपनी बात शुरू करूँगा तो शायद हम एक अच्छी चर्चा की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जो अभी संवैधानिक मौलिक अधिकारों के बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये, जैसा भी कहा भी है मित्रों ने, कि ये राष्ट्र के किसी भी नागरिक के ये जीने के अधिकार हैं, जो मोटा मोटा हम लोग समझते हैं। दूसरा, ये प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा प्रदान करते हैं, और जैसा कि वो संविधान की प्रस्तावना में ही है, सबसे लास्ट में आता है ना, जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा प्रदान करना। तीसरा, मौलिक अधिकारों के माध्यम से हम एक सभ्य समाज की एक पहचान होती है कि जिस समाज के पास, जिस किसी राष्ट्र के नागरिकों के पास ये मौलिक अधिकार होते हैं, तो वो एक उसकी सभ्यता की पहचान होती है कि वो समाज सभ्य है। तीसरा, इसका मौलिक अधिकारों का जो आधार है वो विधि के शासन की स्थापना है, कि यानी कि जो अधिकार हैं ये संवैधानिक हैं और इनका संरक्षण और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा ये राज्य द्वारा किया जाना, तो ये सब एक वैधानिक प्रक्रिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये मौलिक अधिकार संवैधानिक और सामाजिक लोकतंत्र की सफलता का आधार है। हमारा राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र कितना सफल है ये इस बात पर निर्भर करता है और करेगा कि हमारे यहाँ प्रत्येक नागरिक को उसके मौलिक अधिकार कितने मिलते हैं। और इससे भी बड़े शब्दों में मैं कहूँ तो ये हमारे लोकतंत्र की सफलता का इंडेक्स है, एक सूचकांक है कि हमारा लोकतंत्र कितना सफल है। ये उसको हम इस इंडेक्स के आधार पर आंक सकते हैं कि नागरिक को कितने मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, कितना वो उनका उपभोग उस तरह से कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता मौलिक अधिकारों की इसलिए होती है ताकि समाज में लोगों के बीच जो द्वेष, वैमनस्यता, वर्चस्व और शोषण है उसको समाप्त करके भ्रातृत्व भाव और सह अस्तित्व की स्थापना की जा सके। दूसरा, देश की बहुत बड़ी जनसंख्या मौलिक अधिकारों से वंचित रही है, इसलिए उसको ये अधिकार दिए जाने आवश्यक हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता का प्रावधान संविधान में करने की जरूरत पड़ी। जैसा मैंने कहा कि आवश्यकता किसके लिए है, तो ये सर्वाधिक आवश्यकता मौलिक अधिकारों की ये उन लोगों के लिए है जो अधिकारहीन हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं और कमज़ोर वर्ग हैं, और जो बहुत सारे अधिकारों से स्वतंत्रता पूर्वक और संविधान के लागू होने से पूर्व वंचित थे। उनके लिए सबसे ज़्यादा इन मौलिक अधिकारों की जरूरत थी। अगला इसका आता है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो जो मैं समझता हूँ
वो ये, यदि हम राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो इनका उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, और सामाजिक दृष्टि से मैं देखता हूं तो एक नागरिक या मानवीय समाज का निर्माण। ये उद्देश्य हमें मोटे मोटे इसके दिखाई देते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा कि ये मौलिक अधिकार संविधान में आए कहां से। और इस पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा संविधान सभा के गठन से पहले। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उस समय 296 का होना था, सदस्य बनाए जाने थे। और उस समय हमारे देश का जो राजनीतिक माहौल था और सामाजिक माहौल था वो बाबा साहेब अम्बेडकर के बिल्कुल विरुद्ध था। और तमाम राजनीतिक दल, तमाम उस समय के नेता वो बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान सभा में आने के विरुद्ध थे और खूब प्रचार किया और उनको जीतकर नहीं आने दिया गया। यहाँ तक कि उनके अपने गृह राज्य जो अब महाराष्ट्र है, उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था, मुंबई प्रेसिडेंसी से भी उनको चुनाव में हरवाया गया। जबकि उससे पहले का इतिहास ये है कि 1937-38 तक बाबा साहेब अम्बेडकर एक मजदूर नेता के रूप में, श्रमिक नेता के रूप में मुंबई में बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। और वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में उन्होंने 15 उम्मीदवार अपने चुनाव में उतारे थे और उनमें से 11 उम्मीदवार चुनाव में जीत गए थे। ये उनकी सफलता थी। तो लेकिन उस सफलता के बावजूद चूंकि उनको हराया गया और वो नहीं आ पाए, तो उनके सारे बड़ा गर्व के साथ हमारे कुछ नेताओं ने, मैं किसी का नाम नहीं दे रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं सभी विचारधाराओं के और सभी राजनीतिक दलों के वो लोग थे जो सारा एकजुट बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ थे। और जब उनका चयन नहीं हुआ तो उस पर उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की और ये कहा कि अब हमने दरवाजे तो क्या, यहाँ के खिड़की तक भी बंद कर दी हैं, अब देखते हैं अम्बेडकर कैसे संविधान सभा में प्रवेश करते हैं। उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं बने तो उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर फेडरेशन उनकी थी, उसकी ओर से उन्होंने एक ज्ञापन संविधान सभा के अध्यक्ष को भेजा। और ये भेजा उन्होंने 15 मार्च 1947 को। और वो आज वो जो उनका वो भाषण, जो अपना वो उनका ज्ञापन है, आज वो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज किताब के नाम से आज उपलब्ध है, राज्य और अल्पसंख्यक। ये कायदे में ये जो ज्ञापन है ये संविधान का एक खाका था, संविधान का एक ड्राफ्ट था। और उसमें बाकायदा उन्होंने अलग अलग आर्टिकल्स और अपना वो बांट करके और एक पूरा खांचा दिया। और वहाँ उन्होंने उन ये जो मौलिक अधिकार संविधान में आए हैं ये वहाँ उन्होंने दिए करके तब संवैधानिक उसको जो दिए थे वहाँ उन्होंने इसकी ये रूपरेखा वहाँ उन्होंने पूरी प्रस्तुत की। और उन्होंने जो अपने ज्ञापन में या जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो उनका अपना ड्राफ्ट था जो ज्ञापन के रूप में दिया, उसमें उन्होंने जो मौलिक अधिकार शब्द नहीं है वह मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। तो जो दिए हैं उन्होंने वो ये है, पहला वो ये कहते हैं कि कोई भी राज्य ऐसी कोई विधि या प्रथा नहीं बनाएगा या प्रवर्तित नहीं करेगा जो नागरिकों के विशेष अधिकारों या उन्मुक्तियों का काम करे। दूसरा था, ना ही कोई राज्य विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। तीसरा था कि सभी नागरिक विधि के समक्ष समान होंगे। और उसके अगला था कि सभी नागरिकों को जनता द्वारा या जनता के लिए आरक्षित सभी संस्थाओं, सुविधा स्थलों और सुख सुविधा के स्थानों पर जो मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट के हैं, उन पर जाने का समान हक रहेगा। उसके अगला था कि कोई नागरिक अपने धर्म, जाति, पंथ, लिंग या सामाजिक स्थिति के कारण किसी सार्वजनिक पद ग्रहण करने से
या कोई व्यापार या आजीविका चलाने से उसे नहीं रोका जाएगा। और इससे अगला था कि प्रत्येक नागरिक को, राज्य को, उन नागरिकों को ये जो अधिकार है, इनका अधिकारों का उनको संरक्षण राज्य को करना पड़ेगा। ये मोटा मोटा उन्होंने ये मानव अधिकार दिए। और हम देखते हैं कि जो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सारे के सारे यही मौलिक अधिकार हैं। तो ये सब, ये पृष्ठभूमि मैंने थोड़ा सा ये बताई। अब आता ये है कि जो ये अधिकार है, क्योंकि एक एक का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब जैसे समानता का अधिकार है, पहला अधिकार हमारा यही है, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं तो इस संदर्भ में कर रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, क्या सच में नागरिकों को वो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? क्या उनको मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है? राज्य द्वारा उनको कितना संरक्षण दिया जा रहा है? और जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण का जो एक अधिकार, जो उसका न्याय कहते हैं उसको, कि न्याय का अधिकार है, क्या जो हमारी न्यायपालिका है वो उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण दे रही है? ये मैं समझता हूं इस पर आज विचार करने की जरूरत है। तो जैसे पहला ये है कि समानता का अधिकार है, तो वो समानता का अधिकार में जैसे धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, यानी इनके आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दुकान, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या अपना जो पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेस हैं उन पर, या किसी कुएं, तालाब या कोई स्नान का जो घाट है जहाँ पर स्नान करते हैं वहाँ से, किसी सड़क से गुजरने में, या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या मंदिर में प्रवेश करने से किसी को नहीं रोका जाएगा। तीसरा कि जो उनको जो अस्पृश्यता है उसका इन मौलिक अधिकारों के तहत ये अंत कर दिया गया कि समानता तभी आएगी जब अस्पृश्यता भी खत्म हो जाएगी। और तीसरा उनको जो लोक नियोजन का जो विषय है उसमें जो अवसर की समानता, कि कोई आदमी कोई भी व्यवसाय, कार्य, रोजगार, धंधा कर सकता है। और जो दूसरा स्वतंत्रता का है, तो स्वतंत्रता में भी वही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, व्यक्ति को अपने विचारों की अपने अभिव्यक्त कर सकेगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य, व्यवसाय या व्यापार को कर सकेगा। और किसी व्यक्ति को जो किसी व्यक्ति के क्या कहते हैं, उसकी लाइफ और उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको संरक्षण दिया जाएगा। कि यदि किसी के साथ हिंसा हो रही है, किसी का दमन किया जा रहा है, भेदभाव के किया जा रहा है, उसको संरक्षण दिया जाएगा। उसको शिक्षा के अधिकारों में यह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगी। और शिक्षा की जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनकी स्थापना की जाएगी। और जैसा मैंने कहा, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं उसमें भी मोटा मोटा यही है कि जो मानव दुर्व्यवहार है, भिक्षावृत्ति है, बंधुआपन है, बेगारीपन है, या जो बला जो जबरन जो श्रम कराना किसी भी रूप में, ये उन सबको मौलिक अधिकारों के तहत एक तरह से उनका प्रतिषेध या प्रतिबंध किया गया कि इन पर पाबंदी लगाई गई कि ये नहीं कराया जाएगा। और कारखानों में, खानों में या खदानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाएगा। ये भी उस शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आता है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में भी कि किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को होगी। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होगी अपने अपने तरीके से। अपने धर्मों को मानने वाले लोग धर्मार्थ या धार्मिक कार्य करने के लिए और चल संपत्ति रखने का अधिकार भी उनको होगा। और किसी
विशिष्ट अपने अपने तरीके से हर धर्म का आदमी अपनी पूजा पद्धति उपासना का जो भी तरीका है उसके तरीके से वो कर सकेगा। मोटा मोटा ये है। अब सवाल ये है कि क्या प्रत्येक नागरिक समानता के मौलिक अधिकार को वो ये महसूस कर रहा है, उसे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? क्योंकि जो आज का परिदृश्य है, और ये आज का नहीं, जो निरंतर स्वाधीनता के बाद से लेकर के अब तक, संविधान के लागू होने के बाद से अब तक का जो परिदृश्य है पूरा, थोड़ा बहुत कहीं 19-20 का वेरिएशन कहीं किसी एक राज्य में दूसरे राज्य में कहीं मिल सकता है, वरना पूरे भारत की स्थिति लगभग एक जैसी है। और वो ये है कि दलितों के प्रति भेदभाव आज भी बना हुआ है, उनके साथ अस्पृश्यता आज भी बढ़ती जाती है, वो इन मौलिक अधिकारों से आज भी वंचित हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं और बहुत सारे मीडिया पे खबरें आती रहती हैं कि कहीं दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता है, और कुछ मंदिरों के तो बाहर ही बड़ा मोटा मोटा लिखा रहता है कि यहाँ शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। कई मंदिरों के बाहर ये मोटा मोटा लिखा हुआ। कई जगह वो मंदिरों में जाते भी हैं तो वहाँ पे उनका जो पुजारी या जो भी कोई व्यक्ति होते हैं, वहाँ उनको कहते हैं दूर से, आप इतने दूर यहाँ से बैठ के कीजिए, आप अंदर आकर के यहाँ से नहीं कर सकते हैं। तो ये उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है कि ये मंदिर एक सार्वजनिक स्थल है और वो नहीं जा पा रहे हैं। ये उनकी समानता के अधिकार का भी ये हनन है, उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का भी हनन है, और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी ये हनन है। दूसरा, बहुत सारे गांवों की ये घटनाएं खूब आती हैं अखबारों में सब जगह कि दलित समाज का व्यक्ति बहुत सारे वो घोड़ी पर निकल के अपनी बारात निकालना चाहते हैं और उनको नहीं निकालने दिया जाता है। ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। बहुत सी जगहों पर दलितों को इसलिए मारा पीटा जा रहा है कि तुम भी हमारी तरह मूंछ क्यों रख रहे हो। मूंछ रखना प्रत्येक नागरिक, कोई भी व्यक्ति रख सकता है, कोई भी व्यक्ति मूंछ नहीं भी रख सकता है, ये अपना अपना व्यक्ति का है। तो वेशभूषा, खान पान, मूंछ रखना या ना रखना, बाल रखना या ना रखना, हम कैसा भोजन करते हैं, ये व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता है, ये मौलिक अधिकारों में आता है। और कहीं पर व्यक्ति को इसलिए दलितों को मारा जाना कि तुम हमारे साथ हमारे बराबर में खड़े होकर पान क्यों खा रहे हो। कहीं पर बहुत सारे गांवों में दलित लोग सवर्णों की बस्ती में यदि वो साइकिल से जा रहे हैं तो साइकिल पर चढ़कर नहीं निकल सकते, उन्हें पैदल जाना होगा। यदि वो जूता चप्पल पहन रहे हैं तो उन्हें पहन के नहीं निकल सकते, उन्हें हाथ में लेकर के जूता चप्पल तब नंगे पैर निकल के जाना होगा। वो नए कपड़े पहन के नहीं निकल सकते, तब उन्हें जाना होगा। तो इतने सारे जो निषेध हैं संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन समाज ने नहीं दिए हैं। और ये जो दिक्कतें आ रही हैं, ये दिक्कत आ रही है कि हमारे यहाँ एक द्वंद्व है। वो द्वंद्व ये है कि जो राष्ट्र है वो संविधान से संचालित होता है, लेकिन हमारा समाज वो धर्म से संचालित होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से, संवैधानिक रूप से हम एक न्याय शासित राज्य हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हम एक धर्म शासित राज्य हैं। और हमारे यहाँ की जो वर्ण और व्यवस्था है, भले ही हम इसे हम कह दें कि ये एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन ये वस्तुतः ये भी एक धार्मिक व्यवस्था ही है। क्योंकि हम जो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था की जो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है कि पुरुष ब्रह्म के मुख से, शरीर के अंगों से जो वर्णों की उत्पत्ति है और वर्णों से जात की उत्पत्ति, तो वो एक धार्मिक व्यवस्था है। तो यहाँ इतना बड़ा द्वंद्व है कि धार्मिक संस्थाएं और धार्मिक मान्यताएं, उनके प्रति आस्थाएं, विश्वास और उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि संविधान उनके आगे बौना हो जाता है और संविधान
के मूल्य, संविधान की मर्यादाएं, संविधान में दिए प्रदत्त संविधान द्वारा दिए गए अधिकार वो गौण हो जाते हैं। और इसके बहुत सारी चीज़ें अब जब हम देखते हैं तो ये जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, और ये मैं किसी एक धर्म का नहीं, सभी धर्मों की बात कर रहा हूं मैं। सभी धर्मों के मानने वाले लोग अपने अपने धर्मों के साथ, धार्मिक विश्वासों के साथ, अंधविश्वास भी हैं, आडंबर भी हैं, पाखंड भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, वो उनके साथ इतना बंधे हुए हैं कि वो व्यक्ति को, बच्चे को भी वो उनमें ही उनसे बांध के रख के चलना चाहते हैं। इसलिए उनके संविधान के बारे में जो जागरूकता जो होनी चाहिए वो जागरूकता नहीं हो पाती, क्योंकि धर्म, कोई भी धर्म हो, वो व्यक्ति को आस्थावान बनाता है, श्रद्धावान बनाता है और भक्त बनाता है। धर्म व्यक्ति को विवेकशील नहीं बनाता, वो आस्थावान बनाता है, श्रद्धावान बनाता है और भक्त बनाता है। संविधान व्यक्ति को नागरिक बनाने पर जोर देता है। नागरिक का मतलब एक जागरूक व्यक्ति, कि व्यक्ति अपने आप को जाने, अपने परिवेश को जाने और अपने अधिकारों को जाने, और सच क्या है उसका निजी जीवन का, सामाजिक जीवन का, उस सच को जान करके और जो पूरा परिवेश है उसके आलोक में वो अपने ज्ञान के आलोक में, अपने विवेक के आलोक में वो आगे बढ़े। और ये जो मैं कह रहा था कि केवल दलितों को ही नहीं रोका जाता, बहुत से मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश भी वर्जित है। तो ये जो मौलिक अधिकार है समाज में, वो मौलिक अधिकारों का उपयोग बहुत सी जगहों पर स्त्रियां और दलित और ये बहुत सारे कमज़ोर वर्ग, गरीब वर्ग को नहीं कर पा रहा है। अब सवाल आता है कि जागरूकता का दायित्व किसका है, कि समाज में जागरूकता आए तो कौन उसको फैलाएगा। तो जागरूकता का जो सबसे पहला दायित्व बनता है वो राज्य का बनता है। राज्य, जब हम नेशन के रूप में रहते हैं तो एक राष्ट्र है, पूरा भारत है, देश है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और यदि हम स्टेट कहते हैं प्रांत का, तो राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वे सब लोग मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाएं। दूसरा दायित्व बनता है समाज का, और तीसरा दायित्व बनता है न्यायपालिका का। ये यदि तीनों, राज्य, समाज और न्यायपालिका, यदि ये तीनों अपने दायित्व बोध का ठीक से पालन करें, अपने दायित्व को समझें, तो ये समाज के मौलिक अधिकारों के प्रति ये जागरूकता फैला सकते हैं। और वो कैसे हो सकते हैं, इसके तीन स्तर मुझे दिखाई देते हैं जागरूकता के, जो तीन उपाय। पहला है परिवार। हम परिवार को बच्चे की पहली पाठशाला के रूप में भी जानते हैं, कि उसके माँ बाप होते हैं, या परिवार होता है, या आसपास का परिवेश होता है, वो पहले वहीं से सीखता है। एक फिलोसफर हुए जॉन लॉक, तो उनका ये कहना था कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज़ की तरह होता है, उस पर कुछ अंकित नहीं होता। वो जो कुछ सीखता है वो अपने आसपास के परिवेश से सीखना शुरू करता है, और समाज में जैसा कुछ वो देखता जाता है, अनुभव करता जाता है, वो अनुभवों से ही वो सीखता है। तो परिवार जो उसकी बच्चे की पहली पाठशाला है, वहाँ से हम उसे कैसी नर्चर करते हैं, कैसी परवरिश करते हैं, हम उसे कैसी शिक्षा देते हैं, कैसा उसको संस्कार देते हैं, ये बहुत कुछ उसके जीवन पर आगे तक निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि बच्चे के उसमें परवरिश में शुरुआत से ही जो उसके जो धर्म का एलिमेंट है वो बड़ा प्रमुख रहता है, क्योंकि बच्चों को जो कथाएं सुनाई जाती हैं, चाहे माँओं के द्वारा, दादियों द्वारा, नानियों द्वारा या परिवार के और लोगों द्वारा, तो वो जो कथाएं हैं उन कथाओं में वही कहीं देवी देवता आते हैं या ईश्वर आते हैं या जो भी चीज़ें आती है, मतलब धर्म का एलिमेंट आता है किसी रूप में, अच्छे के रूप में आता है। मैं ये नहीं कह रहा उसमें गलत रूप में आता है, वो अच्छी शिक्षा के रूप में आता है, किसी रूप में आता है, लेकिन धर्म का एलिमेंट आता है।
इसके अलावा जब समाज का दूसरा स्तर है, तो समाज में भी हर व्यक्ति को या अधिकांश लोगों को ये तो जानकारी होती है हमारे धार्मिक पर्वों की, त्योहारों की, व्रतों की, उपवासों की या देवी देवताओं की, मंदिरों की, सब जानकारी अधिकांश लोगों को होती है, लेकिन संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती लोगों को। अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी लोगों को नहीं होती। ये हमारे समाज का लेवल है। और तीसरा जो स्तर है जागरूकता का, वो है टीचिंग, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी काल में भी जो पाठ्यक्रम या जो चीज़ें बच्चे पढ़ाई जाती हैं, उनमें भी धर्म का एलिमेंट ज़्यादा होता है। और वो इस रूप में होता है, हम देखते हैं कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो का खा गा या ABCD या कुछ भी 1 2 3 1 2 कुछ भी पढ़ने से पहले, सीखने से पहले उसको प्रार्थना स्तर पर, हर धर्म के मानने वाले लोग जहाँ भी जिस संस्थाओं में, तो वो बच्चे को प्रार्थना के लिए स्तर पे ले जाया जाता है और प्रार्थना के द्वारा वो अपने अपने भगवान, अपने अपने ईश्वर, अपने अपने आराध्य की शरण में उसको ले जाया जाता है। यानी कि यहीं से उसका एक तरह की नर्चरिंग जो उसकी होती है, वो एक रिलीजियस सेंटिमेंट उसका वो होनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, चूँकि नागरिक नहीं बनने की प्रक्रिया हो रही, उसको आस्थावान व्यक्ति बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसको श्रद्धावान व्यक्ति बनाने की प्रक्रिया होती है, और ये यही आगे विकसित होती चली जाती है। और जो नागरिक होने की प्रक्रिया होनी चाहिए वो प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए वो संविधान के बारे में जागरूक नहीं होता और वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होता। बहुत सारे लोग शोषण का शिकार इसीलिए होते हैं कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। बहुत से लोग अपने अधिकारों का उपयोग इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों का कोई पता नहीं है, क्योंकि ना उन्हें परिवार बता रहा है, ना उन्हें समाज बता रहा है, और ना उन्हें शिक्षण संस्थान बता रहे हैं। उनके टीचर्स नहीं बता रहे उनको सब उनके अधिकार, क्योंकि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं बना। तो ये जो चीज़ है, तो उसमें पहला जो दायित्व है वो परिवार का दायित्व है। और परिवार का दायित्व ये है कि जो बच्चे में वो जातिगत ऊंच नीच का जो भेदभाव, अस्पृश्यता, इनके बारे में ना बताए, बल्कि समानता का व्यवहार करना हम बच्चों को सिखाएं। लेकिन होता यह है कि हमारे यहाँ परिवार में बच्चों को बहुत शुरू में ही, थोड़ा सा बड़ा होते ही उनको ये पता लगने लग जाता है कि मैं जाति का छोटा हूँ, ये मुझसे बड़ी जाति का, ये मुझसे छोटी जाति का है, इससे कैसा व्यवहार करना है, वो किससे दूरी बना कर रखनी है। तो ये बच्चों का परिवार का जो परिवेश है वो बच्चों को यहाँ से शिक्षा दे देता है। तो ये परिवार का दायित्व है जागरूकता का कि वो बच्चों को इस तरह का शिक्षा दे कि उनके प्रति मन में, तो कोई आदमी चाहे घर में काम करने वाला है, चाहे आस पड़ोस का व्यक्ति है, कोई भी है, उनको कोई उम्र में बड़ा है तो उसको नाम ना लेकर के कि उनको चाचा, ताऊ, भैया, दादा, जो भी जिस उम्र का जिस लिहाज से है, उनको उसी तरह स्त्रियां हैं, भाभी, चाची, ताई, नानी, जो भी जिस रिश्ते में लग सकती हैं, उनको उस तरह का संबोधन करना सिखाया कि ये तुम्हारी ये है, ना कि ये तुम्हारा ये है। क्योंकि आज भी देश के बहुत सारे गांवों की स्थिति ये है कि 60 साल का बूढ़ा दलित भी 10 साल के सवर्ण व्यक्ति को बाप जी कहकर पुकारता है या बापू जी कहता है, और यदि वो उनके घर के सामने से गुजरता है तो वो अपनी खाट पर से खड़ा हो जाता है, उसे गार्ड ऑफ ऑनर देता है उसके सम्मान में, उसके सामने बैठ नहीं सकता अपनी चारपाई पर। और वो सवर्णों का समाज का बच्चा, उच्च जातियों का बच्चा, वो 10 साल का बच्चा भी वो 50-60 साल के अपनी बाप के उम्र के बच्चे को भी चाचा, ताऊ, दादा न करके उसके नाम से संबोधित करता है। बहुत सी जगहों पर ये चीज़ें हैं। तो ये परिवार का दायित्व है, ये वहाँ पर कि परिवार के स्तर पर जागरूकता हमें फैलाने की ज़रूरत है। दूसरा आता है समाज का दायित्व। और समाज में जो सभी जिम्मेदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो दायित्वों से बंधे हुए हैं, और उसी में मैं शामिल कर रहा हूँ जो हमारा उद्योग घराना है, जो हमारे कारपोरेट हाउस हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। उनका दायित्व बनता है कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे उद्योगपति वो मंदिर तो बहुत बनाते हैं, बड़े भव्य मंदिर बनाते हैं, लेकिन वो एजुकेशन के जो स्कूल नहीं खोलते,
उतने उस मात्रा में, उस अनुपात में स्कूल नहीं खोलते, उस मात्रा में वो अस्पताल नहीं खोलते, जिस मात्रा में वो धर्मार्थ चीज़ें करते हैं, धर्मार्थ काम करते हैं। लेकिन जो एक मानवार्थ काम होना चाहिए, मानवार्थ काम नहीं होते हैं। और आज जो व्यापारी वर्ग ने भी आज बहुत सारे, चाहे इंजीनियरिंग के हैं या मेडिकल के हैं या हमारे मैनेजमेंट के हैं या टेक्नोलॉजी के हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अब खोले जा रहे हैं, क्योंकि वो एक व्यवसाय बन गया, वो इंडस्ट्री बन गई। तो अब जो स्कूल, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्कूलिंग होनी चाहिए, जो स्कूल खोलने चाहिए वो स्कूल हों ताकि वो गरीब बच्चों को, कमज़ोर वर्ग के बच्चों को वो निःशुल्क शिक्षा, जो कि संविधान कहता है शिक्षा का अधिकार, कि निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जाए, तो वो निःशुल्क शिक्षा दे सकें। लेकिन ये जो आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और ये जो व्यापारी वर्ग, जो अपना पूंजीपति वर्ग जो अपने इंस्टीट्यूट खड़े कर रहा है, वो तो मोटे मोटे फीस वसूल कर रहा है, तो वो निःशुल्क शिक्षा नहीं दे रहा, वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण नहीं दे रहा, वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो ये जागरूकता उस स्तर पर भी है कि समाज जागरूक हो कि मौलिक अधिकारों का मतलब क्या है और कैसे हम, जब तक हम समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक उन लोगों को कि जो जिनके पास, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके पास खाने तक का नहीं है, भूखे हैं, उन लोगों को हम महंगी शिक्षा कर देंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे, उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे कैसे? जब तक उस तरफ ध्यान दे करके सब नहीं किया जाएगा तो मौलिक अधिकारों का, मैं समझता हूँ, उनके लिए कोई अर्थ नहीं होगा। तीसरा चीज़ कि जो सरकारी क्षेत्रों में तो अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। तो जो निजी क्षेत्र के लोग हैं उनको भी इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए कि वो, उनको कोशिश हो कि वो कमज़ोर वर्ग के लोगों को वो रोजगार दें, उनकी योग्यता के आधार पर जो भी कुछ होता है तो उनको रोजगार देंगे तो उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, जीवन स्तर उठेगा तो वो अपने नागरिक होने का वो अनुभव कर सकेंगे। और जिस हम कहते हैं जो संविधान, जो सारे मानव अधिकारों के मूल में जो मानवीय गरिमा है, जो ह्यूमन डिग्निटी है, तो उनकी डिग्निटी तभी हो सकती है यदि कोई गरीब आदमी है, रोटी को मोहताज है, यदि कोई आदमी है उसके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, उस तरह का वो वंचित है, वो वंचनाओं का शिकार है, निषेधों का, वर्जनाओं का, उस तरह का शिकार होगा, तो वो गरिमा का अनुभव कर ही नहीं सकता है, वो स्वतंत्रता का अनुभव कर ही नहीं सकता है। क्योंकि स्वतंत्रता होती है, कोई स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं होता है कि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से अधीन, उसकी शक्ति से अधीन हो गया, कि हम अब स्वाधीन हो गए हैं, हम अपना प्रशासन खुद करेंगे, हमारा अपना संविधान हो गया, अपनी सरकार हो गई। ये एक राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। जो सामाजिक स्वतंत्रता होती है उसका अर्थ होता है एक व्यक्ति वो स्वतंत्रता का अनुभव करता है कि नहीं करता है। हालात ये है कि आज स्वाधीनता के 70 साल के बाद भी इस देश का जो दलित और ये कमज़ोर वर्ग है वो अभी भी अपने आप में उस स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता, और जो अपनापन उसे होना चाहिए था। मैं एक दलित कवि की एक कविता बताता हूँ, NR सागर की कविता है। वो अपनी कविता में कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ भारत की पावन भूमि पर, लेकिन माटी की गंध मुझे अनजानी लगती है। तो गर्व करते हैं इस बात पर दलित लोग कि ये देश हमारा है, ये हमारी पावन भूमि है, लेकिन इस पावन भूमि से अपनेपन की गंध नहीं मिलती, बेगानेपन का एहसास होता है कि लोग दुत्कारते हैं, दूर करते हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं और हमारे जो अधिकारों का हनन करते हैं। तो ये चीज़ें, ये समाज का जो मैं कह रहा हूँ, ये दायित्व बनता है ये काम करें। और जो सबसे प्रमुख है वो राज्य का दायित्व है, और दायित्व ये है कि वो मौलिक अधिकारों का राज्य को प्रचार प्रसार करना चाहिए, समाचार पत्रों के माध्यम से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट जो भी मीडिया है उसके माध्यम से, वो चाहे विज्ञापन फिल्मों के माध्यम से टेलीफिल्म बनाए, डॉक्यूमेंट्री बनाए, और जो भी विभिन्न तरीके से होते हैं, नाट्य मंचन हो सकते हैं, बहुत सी होती है, इस तरह का साहित्य लिखवा करके, साहित्य का मंचन करा करके बहुत सारे उपाय राज्य सरकार खोज सकता है। तो मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना एक तो ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि स्कूली स्तर के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए मानव अधिकार, ये मौलिक अधिकार, कि ये मैं कह रहा हूँ 6ठी क्लास से लेकर के और MA तक ये अलग अलग तरीके से पढ़ाए जाने चाहिए।
चाहे वो संविधान की प्रस्तावना जो हमारा प्रियम्बल है, चाहे तो वो पढ़ाया जाए और चाहे मौलिक अधिकार पढ़ाया जाए, ये पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। जब हर बच्चा आएगा, स्कूल में इनको पढ़ाया जाएगा, अध्यापक इनकी व्याख्या करेंगे, तो बच्चों पर असर पड़ेगा और वो एक दूसरे के प्रति जब मानवीय अधिकारों का अपनी और दूसरों की गरिमा समझने लगेंगे, तो ये भेदभाव और ये वो चीज़ें कुछ अपने आप स्वतः कम होने लगेगी। तो ये राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का दायित्व है, राज्य इस तरह इन कामों को कर सकता है। तीसरा है पुलिस और प्रशासन का दायित्व। ये बहुत बड़ा दायित्व है उनके ऊपर। मानव अधिकारों को वो सही तरीके से वो उनको एक मैं समझते हैं उनके मूल्य प्रदान कर सकते हैं। होता यह है कि जब भी दलित या कमज़ोर वर्गों पर अत्याचार होते हैं, जाति का आधार पर दमन होता है, या उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार होते हैं, या उनको घरों में आग लगा दी जाए, या उनके साथ उनका सामूहिक उत्पीड़न हो, और उसके खिलाफ जब वो पुलिस में जाते हैं तो उनकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, वो भटकते रहते हैं और पुलिस वाले उनको धुतकार के भगा देते हैं। और जो प्रभावशाली लोग हैं उनका दमन करना, दबंग लोग हैं, वो पुलिस दबंगों का प्रभाव में रह करके वो उनको प्रश्रय देती है। और यदि दबाव में आकर के FIR दर्ज कर भी दी जाए तो फिर वो उसके जो सबूत है वो पुख्ता सबूत, ठोस सबूत नहीं जुटाती और बहुत कमज़ोर धाराओं के तहत वो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और इसलिए होता यह है कि उनको कोई खास सज़ा नहीं मिलती, छोटी मोटी सज़ा मिलती है, चली आती है। और ये समाज को जो एक तरह का जो मानव अधिकारों का हनन करने वाले लोग हैं, उन लोगों पर को हतोत्साहित जो किया जाना चाहिए वो हतोत्साहित नहीं हो पाते। और इसीलिए हम देखते हैं हतोत्साहित ना होकर के वो और प्रोत्साहित होते हैं। कि हमने कई जगह देखा, उन्नाव की घटना में देखा और कई जगह देखा, एक स्त्री के साथ बलात्कार हो गया, बलात्कार के खिलाफ वो कोर्ट जाती है पुलिस में मुकदमे में, तो उसको रोका जाता है। उसके बाद फिर भी वो जाती है, उसको सज़ा हो जाती है, 1-2 महीने की सज़ा काट कर वापस आता है, और वापस आने के बाद वो फिर बलात्कार करता है या उसके परिवार का उत्पीड़न करता है वही व्यक्ति। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि जो पुलिस और प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाती, इसलिए मानवीय अधिकारों का जो हनन है वो होता है। और तीसरी चीज़ जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका निर्णय देती है सबूतों के आधार पर। वहाँ जो वकील एक दूसरे बहस करते हैं उसके आधार पर, और जो वहाँ सबूत ही नहीं होते तो जो अपना जो मैं कहता हूँ जो भुक्तभोगी है वो अपना उसके पक्ष में सबूत नहीं है तो उसको न्याय कैसे मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि लक्ष्मणपुर बाथे में 50 दलितों की सरेआम हत्याएं हुई थी और उस हत्या का मुकदमा चला। 50 लोग कम नहीं होते, किसी ने मारे होंगे, और अंत में आकर के वो कोर्ट से वो मुकदमा इसलिए खारिज होता है, वो कहते हैं किसी आदमी के खिलाफ सबूत नहीं है कि इन्हें किसने मारा। ये सारी नाकामियाँ की। अब यदि जब ये होगा, इस तरह का पुलिस और प्रशासन की भूमिका होगी और इस तरह के न्यायिक निर्णय आएंगे, तो कहाँ जाएंगे? तो मौलिक अधिकार किसके बचेंगे? मौलिक अधिकारों का मूल्य क्या होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी परिवार की भी है, समाज की भी है, राज्य की भी है, पुलिस और प्रशासन की भी है और न्यायपालिका की भी है। वो जब तक संजीदा नहीं होंगे, जब तक उनके अंदर वो स्वतः चेतना नहीं होगी, क्योंकि इस मौलिक अधिकार के संरक्षण का जो अधिकार है, जो न्याय का अधिकार है, उसमें यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका वो स्वतः संज्ञान ले सकती है। यदि कहीं मौलिक अधिकारों का किसी का दमन हो रहा है तो वो खुद संज्ञान ले सकता है और संज्ञान लेकर के उनके अपराधियों के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आज तक मौलिक अधिकारों के मामले में कभी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के कोई कार्रवाई की हो, मुझे आज तक कोई उदाहरण मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता हो दूसरे मामलों में सामने आते हैं, लेकिन उसमें नहीं आते हैं, जबकि इन मौलिक अधिकारों का दमन आए दिन हो रहा है, सरेआम हो रहा है। तो ये जो अब जागरूक हमें बनाना है, जागरूकता अभियान, मुझे लगता है बहुत अच्छा विषय है और अच्छी चीज़ है। आज के समय में ये होना चाहिए और ये विभिन्न स्तरों पर होना चाहिए। और इससे हम राजनीति से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। राजनीति में आज आदमी एक दल में है, कल दूसरे दल में चला जाएगा, परसों तीसरे दल में चला जाएगा। राजनीति का अपना कोई धर्म नहीं होता, उसका अपना कोई सिद्धांत नहीं होता।
राजनीति का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति होता है। उन्हें येन केन प्रकारेण कैसे भी सत्ता चाहिए। उनका समाज निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। वो सत्ता में रह करके अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसमें बने रह करके तभी वो कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए राजनीति से उतनी उम्मीद दिखाई नहीं देती। और दूसरी चीज ये भी है, क्योंकि राज्य की जब बात आती है और कानून बनते हैं तो या तो संसद से बनते हैं या तो विधान परिषदों से बनते हैं। तो जो हमारे सांसद हैं या विधायक हैं उनको भी इनके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। उनकी वर्कशॉप लगनी जरूरी है। जिस तरह से दूसरे कार्यों के लिए उनकी कार्यशालाएं लगाई जाती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, विधायकों को और सांसदों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए उनकी भी कार्यशालाएं लगा, उनको ट्रेंड किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जब जाएं उन्हें पता रहेगा, उन्हें पता ही नहीं हो, उनके वो सेंसिटाइजेशन जब तक नहीं होगा उनका, वो इन संवेदनशील इन मुद्दों पर नहीं होंगे और वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जनता राजनीतिकों के पीछे चलती है, विद्वानों को कोई नहीं पूछता, बुद्धिजीवियों को कोई नहीं पूछता, कोई वैज्ञानिक हो उन्हें कोई नहीं पूछता, अफसरों को कोई नहीं पूछता, नेताओं को लोग पूछते हैं। एक छोटा सा एक कारपोरेट भी होता है, उसको आईएएस से ज़्यादा उसके क्षेत्र में उसकी वैल्यू हो जाती है, आईएएस अधिकारी से ज़्यादा। तो इसलिए राजनेताओं को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये करना ये राज्य का दायित्व है। तो चाहे वो इधर लोकसभा करे या विधान परिषद करे, वो करे अपने अपने जो भी जहाँ पर हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने सांसदों को, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक सेवा में रहा हूँ कि सांसदों को जिनको हिंदी नहीं आती है उनको हिंदी सिखाने के लिए मैंने अपने इंस्टीट्यूशन की ओर से कई सांसदों को हिंदी सिखाने के लिए कक्षाएं लगाई। वो आए, पार्लियामेंट एनेक्सी में उनकी कक्षाएं लगती थी, मैं अपने यहाँ से अपने फैकल्टी भेजता था। तो ऐसा नहीं है, तो उनको जैसे हम वो जागरूकता उनके आती है इस तरह से हम ऐसी भी जागरूकता कर सकते हैं इसके। और चूंकि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हालांकि ह्यूमन राइट कमीशन है, लेकिन वो ह्यूमन राइट की परिभाषाएं वो अलग हो जाती हैं, मानव अधिकारों से, जो मौलिक अधिकारों से थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। हम उसको दायित्व ना दें, ये दायित्व हमारी संसद और विधानसभाएं में, और वो उनको लेकर के उनको सेंसिटाइज करें, उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि इसमें मौलिक अधिकारों में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार नहीं माना गया, लेकिन जो दायित्व हैं राज्य के दायित्व में जरूर है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का दायित्व है कि वो प्रत्येक नागरिक को शिक्षा दे और साथ में उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं भी दे। तो ये सब चीजें भी, स्वास्थ्य भी उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो ये भी चीजें, इसके प्रति भी जागरूकता बहुत जरूरी है। और ये क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि हम इनको मौलिक अधिकारों का यदि दमन